नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के संबंधों के बारे में जब पार्लियामेंट में ये बात उठाया कि इन लोगों के बीच कितने घनिष्ठ संबंध हैं और ये बहुत पहले से हैं। उन्होंने ये भी एक पोस्टर दिखाया था कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है गौतम अडानी के प्राइवेट जहाज में बैठे हुए हैं, तो बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन हमें ये बात समझने की बेहद ज़रूरत है कि भारत में एक्चुअली क्रोनिक कैपिटलिज्म किस स्तर पर बढ़ गया है। पहले भी टाटा थे, पहले भी बिरला थे, सब कुछ थे, लेकिन अब जो गौतम अडानी और जो चाहे नरेंद्र मोदी का रिश्ता हो या जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो रिश्ता है, वो एक सीमा को पार कर गई है। मतलब अब वो विदाउट लिमिट हो गई है। बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने कहा भी कि नरेंद्र मोदी ने तो प्लानिंग कमीशन को लात मार दिया, उन्होंने तो उसको बर्बाद कर दिया प्लानिंग कमीशन को। पहले जिसमें 1000 से ऊपर लोग हुआ करते थे, जिनका काम था कि सारे स्टेट्स के लोगों से बात करना, उसके मिनिस्टर से बात करना, वहाँ के सेक्रेटरी से बात करना, फिर जाकर बजट बनता था। उन्होंने तो उसको ध्वस्त कर दिया। अब बोले कि अब जो है भारत में 5 ही लोग हैं जो प्लान करते हैं, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, टाटा जो पहले से थे ही, बिरला जो पहले से थे ही, और आनंद महिंद्रा। अब यही लोग प्लान करते हैं। उसमें भी जो सबसे अधिक जिनका चंक है वो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ही है। तो हमको बिल्कुल समझना जरूरी है कि आखिर इन लोगों के बीच रिश्ता क्या है और क्यों ये रिश्ता जो है आज के टाइम देश के लिए एक समस्या बन गया है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक समस्या बन गया है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए 2021 में गौतम अडानी हर रोज 1612 करोड़ रुपया कमाते थे। हर रोज 1612 करोड़। अगर आप हिंदुस्तान का उठा ले तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,60,000 रुपया लगभग। मतलब 12,000 रुपया, 13,000 रुपया का महीना। यहाँ पे लोग 13,000 रुपया महीना कमाता है, वहाँ पे लोग 1612 करोड़ हर रोज कमाते हैं। तो माने एक व्यक्ति के पास इतना अधिक धन आ कहाँ से गया? साल 2003-4 की अगर आप बात करते हैं तो जो गौतम अडानी का जो कंपनी का जो कुल टर्नओवर था वो लगभग 400 करोड़ के आसपास था। और साल 2013 के सितंबर में उनका जो वर्थ था, नेट वर्थ, वो 1.9 बिलियन डॉलर था। सितंबर 2013 का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसी महीने नरेंद्र मोदी को जो है मीन्स बीजेपी ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था। और 2 मई 2014 को इनका प्रॉपर्टी बढ़ के मैंने 3 गुना बढ़ के लगभग 8 बिलियन डॉलर हो गया। आप समझ लीजिए 8 महीने में ही जो है इनकी संपत्ति लगभग 3 गुना बढ़ गई। क्योंकि जो भी लोग नरेंद्र मोदी को जानते थे वो ये बात भली भांति जानते थे कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो भले किसी का कुछ हो ना हो, इस आदमी का जो घोड़ा वो चारों दिशा में दौड़ेगा अश्वमेध यज्ञ की तरह। और वही चीज़ हुआ, मैंने हम लोग जो आज देख रहे हैं। तभी 2014 के चुनाव में राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इन्होंने गौतम अडानी को पूरा मुद्दा उठाया था। जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो ये टोटल कॉन्सेप्ट था वाइब्रेंट गुजरात का, ये उनको गौतम अडानी ने ही दिया था कि आप व्यापारी लोग को बुलाइए, बड़ा बड़ा वादा करवाइए, बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाइए। लगे कि अरे यार, इस आदमी को कितना आर्थिक नीति का ज्ञान है, कितना ये इन्वेस्टमेंट ला रहा है। और सब लोग भूल जाएंगे उस चकाचौंध में, उस फोटो में, बाकी कुछ होगा नहीं। आप में से कई लोग कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में साल 2018 में एक समिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट। आपको पता है वहाँ जो लोग आए थे उन्होंने कितना वादा किया था? 23 लाख करोड़ का उन्होंने वादा किया था कि हम इन्वेस्ट करेंगे। 23 साल, आज लगभग 5 साल बीत गए। आपको पता है एक्चुअल पैसा आया कितना? 3%। 3%। अब आप 23 लाख करोड़ का 3% खुद ही निकाल लीजिए, लगभग 65,000 66,000 करोड़ का लगभग हुआ। माने मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, मैं आपको देता हूँ 3 रुपये। तो मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है, इसका बस ये होता है कि ये बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया जाता है। लोग तो इतना इकोनॉमिक्स को फॉलो करते नहीं हैं, या बाद में भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि हाँ, जिसने कहा था कि हम आके पोर्ट बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, बड़ा स्कूल बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, उसने बनाया कि नहीं बनाया, और ये न्यूज़ खबर बन के रह जाती है। तो हमें इसलिए नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच के रिश्ते को समझना बहुत ज़रूरी है। गौतम अडानी ने जो अपना व्यापार है वो पहले नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने के पहले ही शुरू कर लिया था। और चिमन भाई पटेल ने भी उसको मीन्स मुंद्रा में ज़मीन दिए थे, काफ़ी सस्ते दर में ही उन्होंने ज़मीन दिया था। क्योंकि उस टाइम जो है मुंद्रा का कनेक्टिविटी बहुत ख़राब था, ना ही वहाँ पे रोड थे ठीक से, ना ही वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा फैसिलिटी था। तो उन्होंने उसे बहुत सस्ते दाम पे मुंद्रा को पोर्ट दिया था, मुंद्रा में उनको एरिया दिया था। और 1998 में जो है भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट जो है गौतम अडानी ने वहाँ पर बनाया भी। उसके बाद कारोबार धीरे धीरे चलता रहा। और मैंने आपसे कहा भी ना कि साल 2003-4 में गौतम अडानी कंपनी लगभग 400 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी थी। तो मैंने कुछ तो वर्थ था। उसके बाद नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बनते हैं गुजरात का, और फिर धीरे धीरे इन लोग का जो संबंध है वो प्रगाढ़ होते जाता है। साल 2006 में गौतम अडानी को जो है मुंद्रा एयरपोर्ट पे ज़मीन मिलता है लगभग 5,000 एकड़। वो उसको मिलता है लगभग 15 पर मीटर स्क्वायर में,
15 पर स्क्वायर मीटर में। फिर साल 2008 में भी उसको ज़मीन मिलता है और इस तरीके से साल 2008 आते आते गौतम अडानी के पास उस मुंद्रा इलाके में लगभग 16,000 एकड़ एरिया हो जाता है। 16,000 एकड़, ये इतना बड़ा एरिया है कि कोई एक बड़े शहर को बसाया जा सकता है। उसके बाद भी कुछ एरिया जो है वो सब अर्बन एरिया के लिए छूट जाएगा। ये इतना बड़ा एरिया जो है गौतम अडानी के पास आ गया। अब आपको थोड़ा मैं रेट बता देता हूं कि एक्चुअल में रेट क्या है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि अच्छा केवल गौतम अडानी को ही इतना सस्ता बेचा गया था। क्योंकि जो गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर थे कौशिक पटेल, उन्होंने खुद ये चीज़ माना कि गौतम अडानी को वाकई बहुत सस्ते दर पे दाम दिया गया है। क्योंकि मुंद्रा में ही कई इलाके हैं जहाँ पे सरकारी जो रेट है वो है 90 पर स्क्वायर मीटर, कहीं कहीं 100 पर स्क्वायर मीटर, कहीं कहीं 200 पर स्क्वायर मीटर, जो कि सरकारी रेट है। और एनडीटीवी ने एक अपनी रिपोर्ट फाइल की थी उस टाइम, उसमें उन्होंने दिखाया था कि मुंद्रा में ही कई इलाके हैं जहाँ पे कि 520 पर स्क्वायर मीटर ज़मीन मिल रहा है। वहाँ पे गौतम अडानी को साल 2006 में 15 पर स्क्वायर मीटर ज़मीन दिया गया। तो गौतम अडानी को जितने ज़मीन मिले हैं उसका अगर आप लगभग 7 लाख स्क्वायर मीटर, 7,33,000 स्क्वायर मीटर जो है वो ज़मीन उसको 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर मिला है गौतम अडानी को। और लगभग 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है, स्क्वायर मीटर 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वो ज़मीन उसको लगभग 2.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर मिला है। और कई स्क्वायर मीटर जो हैं, कई लाख स्क्वायर मीटर उसको जो है 4 से 10 के बीच पर स्क्वायर मीटर मिला है। मतलब कि मेरा यही कहने का मतलब है कि बेहद ही सस्ते रेट में गौतम अडानी को टॉफियों के भाव में उसको ज़मीन दिया गया। आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, साल 2008 में टाटा ने वहाँ पे ज़मीन लिया था लगभग 1110 एकड़। टाटा को उसके लिए खरीदने के लिए 900 पर स्क्वायर मीटर देने पड़े, 900 पर स्क्वायर मीटर। उसी तरीके से वहाँ पे फोर्ड कंपनी ने भी लगभग 400 एकड़ के आसपास ज़मीन खरीदा था, उसको वहाँ पे 1100 पर मीटर स्क्वायर ज़मीन मिले। फिर टीसीएस ने भी वहाँ पे ज़मीन खरीदा था, वह उसको भी लगभग 1100 पर स्क्वायर मीटर ज़मीन मिले। और गौतम अडानी को उन्होंने सबसे सस्ता 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर में खरीदा है और सबसे महंगा उन्होंने 34 पर स्क्वायर मीटर खरीदा है। सबसे महंगा 34 पर स्क्वायर मीटर, कहाँ पे टाटा को 900 पर स्क्वायर मीटर, टीसीएस को 1110 स्क्वायर मीटर। आप यही समझिए कि बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही टॉफियों के भाव में इनको ये सब चीज़ मिल गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी और इनका जो संबंध, चलिए शुरू में तो सस्ता मिला, समझ में आता है, लेकिन बाद में तो वहाँ पे कनेक्टिविटी ठीक हुआ, बाद में तो इनको महंगा मिलना चाहिए था, लेकिन इनको हर कुछ बहुत सस्ते दाम में मिला। साल 2005 में जो कांग्रेस पार्टी ने, जब यूपीए ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लाया था, तो उसके थ्रू साल 2006 में जो है मुंद्रा पोर्ट को भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डाल दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वही होता है कि जहाँ पे कई तरह के फैक्ट्रीज होते हैं, उस इंडस्ट्रियल क्लस्टर को इसलिए डेवलप किया जाता है, उसको कई तरह के टैक्स से मुक्त किया जाता है ताकि वो वहाँ पे अधिक से अधिक जॉब जनरेशन करे और उस तरीके से सरकार को रिवेन्यू। लेकिन इसका एक रूल रेगुलेशन होता है कि ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्ट्री है तो वहीं पे, या कोई एक इंडस्ट्री है तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दे। नहीं, वहाँ पे कम से कम 2 या 3 बड़े बड़े कम से कम जो है औद्योगिक चीज़ होने चाहिए, इंडस्ट्रियल प्लांट होने चाहिए, उसके बाद उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घोषित किया जाता है। तो मैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुंद्रा में किस तरीके से जो है गौतम अडानी को टॉफी के भाव में जो है ज़मीन मिलेगा। अब मैं आता हूँ आपको गोड्डा पावर प्लांट पे, जो कि झारखंड में है। ये एक टाइम बहुत ही विवाद का केंद्र बन गया था, क्योंकि गौतम अडानी और अनिल अंबानी का एक रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी के साथ जो है बांग्लादेश गया था। वहाँ पे ये डील हो गया कि गौतम अडानी बांग्लादेश को बिजली बेचेंगे। गौतम अडानी किस चीज़ से बिजली बेचेंगे, तो वो कोयला से बनेगा वो बिजली, जबकि जो अनिल अंबानी की कंपनी है वो जो है नेचुरल गैस से जो है बना के बिजली बेचती। तो गौतम अडानी ने गोड्डा में जो है अपना पावर प्लांट बनाने का ये निर्णय किया। ये कोयला वो कहाँ से लाते हैं, कार्माइकल कोल माइन से, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आना था, क्वींसलैंड, जिस पे इतना ज़्यादा बवाल खड़ा हो गया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो इन्वायरमेंट के राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सतत माने जागरूक रहते हैं, और उनका ये कहना था कि तुम्हारे इस कोल माइन के कारण जो हमारा जो यहाँ का ग्रेट बैरियर रीफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा जो मीन्स इन्वायरमेंटल एसेट है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब वहाँ पे बहुत अधिक विरोध होने लगा, तो जो एसबीआई ने जो ये घोषणा की थी कि वो $1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ का जो लोन देगा गौतम अडानी को, उसने उस टाइम उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आपको वो सबको वो फोटोग्राफ याद होगा, नरेंद्र मोदी G20 समिट अटेंड करने जो है ऑस्ट्रेलिया गए थे, और वहीं पे जो है गौतम अडानी और जो एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य और नरेंद्र मोदी का ब्रेकफास्ट करते हुए मीटिंग है। आपको पता है अभी अरुंधति भट्टाचार्य कहाँ हैं,
वो अभी रिलायंस ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो देखिए कोई कहाँ किसी को बेनिफिट पहुंचाता है, कोई किसी को कहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर का बात मानता है, उसको कहाँ पे बाद में जो है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिलता है। मैं ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कोई आदमी वैसा काम कर क्यों रहा है। उसके बाद जो है जब वहाँ पे बहुत अधिक जब विरोध हो गया तो उस टाइम तो उसने डिले कर दिया। एसबीआई ने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, लेकिन वापस से नवंबर 2020 में एसबीआई ने कहा कि हम 5,000 करोड़ जो है गौतम अडानी को देने का प्लान कर रहे हैं। तो इस तरीके से गोड्डा का प्लांट हुआ। और मैं गोड्डा के बारे में आपको वहाँ बता दूँ, वो कम से कम ट्राइबल लोगों का 8-9 ज़मीन था, 8-9 गाँव का ज़मीन था। अब आप जानते हैं कि भारत में ये एक रूल है कई जगह पे कि ट्राइबल लोग का जो ज़मीन है वो ट्राइबल लोग ही खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू हुआ क्योंकि वहाँ के लोग उसको बेचना नहीं जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा ज़मीन बहुत उपजाऊ है, हम इसको बेचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी कैसे करके वो बना। फिर भारत के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसने उस प्रोपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ एक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, हम तुमको स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाने दे सकते क्योंकि इससे तुम कोई टैक्स नहीं दोगे। जो सोशल वेलफेयर के लिए जो पैसा मिलता है जो कि इंडस्ट्रियल ग्रुप देती है कि हम यहाँ पे आए हैं, हमने यहाँ पे ज़मीन लिया है, हमने यहाँ के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया, तो हम यहाँ के आसपास के लोगों के लिए हॉस्पिटल बना दें, वो भी नहीं देना। तो वहाँ के कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है पहले मना कर दिया था। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि 8 महीने बाद उसी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपने ही प्रपोजल को रिजेक्ट करके इनको वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पावर यूनिट बनाने का मैंने प्रपोजल दे दिया। और उसे हुआ क्या, उसे झारखंड सरकार को 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं हुआ। कितने जॉब जनरेशन हुए, एकदम मिनिमल अमाउंट ऑफ जॉब जनरेशन हुए होंगे। लेकिन आप बताइए कोयला से वहाँ पे बिजली बन रहा है, वहाँ पे इतना बड़ा इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, वहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं आ रहा है। अडानी अपना बिजली बांग्लादेश को बेच रहे हैं और सारा का सारा पैसा गौतम अडानी को आ रहा है। ऐसे ही वो व्यक्ति 2021 में हर रोज 1612 करोड़ रुपया नहीं कमाता था। उस व्यक्ति का जो टोटल वर्थ है वो 2022 के सितंबर में $142 बिलियन हो गया था। आप में से कई लोग ये एस्टिमेट कर रहे हो कि आखिर ये $142 बिलियन है क्या। तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जिसकी आबादी लगभग 24 करोड़ है। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है वो जो है वो $220 बिलियन का है। पूरा उत्तर प्रदेश $220 बिलियन, अकेला गौतम अडानी $142 बिलियन। तो जहां तक बात है गौतम अडानी का, कई लोग ये सोचते हैं कि दिक्कत क्या है, इसको क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी अगर आप दोनों को कंबाइन कर लें तो ये लोग भारत के 13 प्रमुख सेक्टर में हैं। 13 पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, माने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी बिजनेस हो गए, रोड पे हैं, ये कोल में है, डेटा में है, ऑयल में है, माने मूवी में, किसी मीडिया में है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है। दुनिया में बहुत जगह पे मोनोपोली हुआ है, ओलिगार्क्स हुए हैं रसिया में, या चाहे आप जुजुत्सु हुए जापान में, या चाइबोस हुए साउथ कोरिया में। इस हद तक क्रोनी कैपिटलिज्म कभी नहीं बढ़ा है। ये एक्सट्रीम केस इंडिया में ये होता जा रहा है। ऐसा रसिया में होता था कि अगर आप सरकार के खिलाफ साथ हैं तो हैं, अगर आप सरकार के साथ के जो व्यापारी है उसके अगर आप अगेंस्ट आपने कोई कंपटीशन में खड़ा कर दिया तो आपको मरवा देगा। तो वो वहाँ ओलिगार्क होता था। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके हवा में डेमोक्रेसी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब है कि गौतम अडानी का $142 बिलियन है। तो इसमें चिंता का क्या बात है, इसमें बहुत ही चिंता का बात है। सबसे पहले तो चाहे बड़े बैंक्स हों, HSBC हों या मॉर्गन स्टैनली हों, और भी कई सारे रिपोर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अडानी की जो संपत्ति है वो ओवर लिवरेज्ड है। माने अगर अडानी डूबा तो वो भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से नुकसान कर देगा, क्योंकि अडानी का मात्र एक ही कंपनी है जिसके पास इतना एसेट है कि वो अपना बेच के वो अपना थोड़ा कर चुका सके। गौतम अडानी के पास जो कुल लोन है वो 2,60,000 करोड़ का है। 2,60,000 करोड़ का इतना बड़ा लोन है। नॉर्मल आदमी अगर कोई 5 लाख रुपए का लोन ले लेता है तो वो रात भर सो नहीं पाता है कि अगर अगले महीने नहीं चुकाएंगे तो बैंक वाला चलाएगा। कार अगर आप लोन पे लेते हैं, नहीं टाइम पे चुकाता, वह कार खींच के ले जाएगा, घर पे आएगा, आपको जलील करेगा। माने नॉर्मल आदमी के लिए 5 लाख रुपए इतना बड़ा चीज़ होता है लोन मिलना, और आप समझ लीजिए कि 2,60,000 करोड़ का लोन है। फिर भी इनको बैंक से लोन मिल जाता है। ये किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। जो आदमी सामान नहीं बेचना चाहता या जो अपना पोर्ट नहीं बेचना चाहता, तो हमने मुंबई एयरपोर्ट का दिखाई था कि वो कैसे जीवीके के पास था, उस पर ईडी का रेड हो जाता, उस पर आईटी का रेड हो जाता।
मैंने अपने पुराने वीडियो में पोर्ट्स मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर किसी को पोर्ट का ठीक से संचालन करना है तो उसको कस्टम डिपार्टमेंट में उसका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। इनका सारा सामान कस्टम डिपार्टमेंट से क्लियर हो जाता है बहुत जल्दी हर कुछ का अप्रूवल मिल जाता है। तो कहने का मतलब सभी लोग जानते हैं कि इनका सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध है और इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी ही नौकरी पे खतरा आ जाएगा। इसीलिए इनका सारा काम होता जा रहा है। बहुत जगह पे ये मोनोपोलिस्ट हो गए हैं और ये इन सभी का फ़ायदा उठाकर अपने जितने भी कंपटीशन है उसको किल कर रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान देश को ये उठाना पड़ रहा है कि जितने भी हाई वैल्यू नेट इंडिविजुअल थे जो कि लगभग 2014 में 2.5 लाख के करीब थे, उनमें से अधिकतर अब भारत छोड़ते जा रहे हैं। 7500 लोगों ने पिछली बार छोड़ा था क्योंकि उनको लगता है वो यहाँ पे कोई बिजनेस तो खड़ा कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो सक्सेसफुल हो गया और वो अडानी के हाथ नज़र में आ गया या किसी और ताकतवर व्यापारी के हाथे आ गया, उसको वो खरीद लिया जाएगा। नहीं चाहते हुए भी उसको अपना चीज़ बेचना पड़ेगा। इसलिए सोचता है कि हम यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें। वो ब्रिटेन चला जाता है, वो कनाडा चला जाता है, वो नाइजीरिया जाके जो है अपने को इन्वेस्ट करता है। तो कहने का मतलब इस तरीके से जो सरकार और व्यापारी के बीच का संबंध है, अगर वो इस हद तक हो जाए कि सामने वाला धमका के गुंडा की तरह नहीं तो तुम्हारे यहाँ ED का रेड मरवा के आपका फिर संपत्ति ले ले, ये भारत के GDP को बहुत नुकसान करेगा, यहाँ के युवाओं को बहुत नुकसान करेगा। और गौतम अडानी ने न्यूज़ चैनल NDTV खरीद लिया ताकि उस पर उनके खिलाफ कोई भी न्यूज़ न चले। गौतम अडानी सिर्फ इस तरह के व्यापार ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके व्यापारी में बहुत फ्रॉड है, मीन्स उनके डेटा में बहुत गड़बड़ी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इसी बात का खुलासा किया था कि कैसे जो है वो स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे रीरूटिंग करते हैं। क्योंकि उनकी इस सब चीज़ में बहुत गड़बड़ी है, इसलिए वो मीडिया पे अपना कंट्रोल चाहते थे और उन्होंने इसका, क्योंकि वो बहुत सारे मीडिया को फंडिंग करते हैं, तो अगर वो कुछ बोलेंगे तो मीडिया को वो फंड देना बंद कर देंगे तो चैनल को फिर नुकसान हो जाएगा। तो सारा बात मैं आज ही के दिन नहीं करना चाह रहा। अगला बात जो कि गौतम अडानी ने मीडिया पे किस तरीके से कंट्रोल किया और कैसे कैसे वेबसाइट्स पे या पत्रकार जैसे कि प्रंजय ठाकुर गोहर्ता को बुरी तरीके से परेशान किया, द वायर पे 100 करोड़ का मानहानि किया, 100 करोड़ का, वो उसने किस तरीके से किया, कैसे वो मीडिया को अपने चंगुल में लेना चाह रहा है या मीडिया को परेशान कर रहा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत से मैंने इसे बनाया है और लोगों को ये सब चीज़ जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आप जानते हैं जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं उसका लगभग 90% जो पैसा है वो बीजेपी गवर्नमेंट को चला जाता है। तो इस तरीके से अपोजिशन पार्टी फाइट कैसे करेगी? आप ऐसे ही उसके ऊपर ED, CBI, IT का रेड मार देते हैं, फिर उसके बाद चंदा 20,000 रुपया कैश था उसको घटा के 2,000 कैश कर दिए, उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे भी आपका पूरा का पूरा कब्जा होगा। तो ये लोकतंत्र बचेगा कैसे जब अगर सरकारें बदलेंगी नहीं, लोग इलेक्शन ठीक से फाइट नहीं करेंगे? तो मेरा यही कहने का मतलब है कि मेरे चैनल को देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।